नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं वॉइस ऑफ हिंदू में। आज बात कुंभ को लेकर, जो कुंभ होने वाला है और जो कुंभ 13 जनवरी से आरंभ है, वो किस तरीके से महत्वपूर्ण है और 29 की तैयारी, यानी कि बीजेपी का 29 का पीएम का चेहरा क्या होगा, आरएसएस के क्या प्लान है कुंभ को लेकर और खास तौर से बीजेपी कैसे 29 में बीजेपी पीएम के चेहरे के लिए एक मंथन करने जा रही है इसी कुंभ के बीच, और इस कुंभ में मंथन करके क्या निकलेगा, आज इसी पर बात करने वाला हूं। आरएसएस के प्लान को डिकोड करने वाला हूं। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप हमें सपोर्ट सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे चलते हुए नंबर पर आप हमें सपोर्ट और सहयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ ये दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब आरएसएस और बीजेपी का कुंभ को लेकर प्लान क्या है, जरा उस पर बात करने वाला हूं। आपको पता है कुंभ लगता कैसे है? दरअसल आपको पता है, देवताओं और असुरों के बीच शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए, और एक तरीके से कहा जाए कि जो जो असुर थे उनका आधिपत्य साइड करने के लिए या फिर उनको पराभव देने के लिए देवताओं और असुरों में एक तरीके की संधि हुई। वो संधि इस तरीके की हुई कि कुंभ में, यानी कि सागर का मंथन होगा, और सागर के मंथन के लिए मध्याचल पर्वत आया, और उसी मध्याचल पर्वत पर वासुकी नाग के द्वारा मथा गया सागर को। और आपको पता है कि उस मध्याचल पर्वत के नीचे भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लिया। वो एक अवतार, 10 अवतार में एक अवतार वो भी है। और दरअसल उस सागर मंथन से जो है अमृत भी निकला, और उस सागर मंथन से विष भी निकला और तमाम चीजें निकली। और जो अमृत निकला, उस अमृत की कुछ बूंदे जब देवताओं और दानवों में विवाद होने चला कि साहब इस अमृत को सबसे पहले कौन पिएगा, और उसको लेकर जब मोहिनी का रूप धरने वाले भगवान विष्णु ने देवताओं के हक में एक तरीके से उन असुरों से उस अमृत को लिया। और आपको पता है राहु केतु किस तरीके से भगे, और उस अमृत के कुछ बूंदे जो है वो पृथ्वी पर अलग अलग जगह गिरी, और उसके परिणाम कुंभ, अर्धकुंभ और पूर्ण कुंभ जो है वो मनाया जाता है, वो आपको पता है। और ये वाला जो कुंभ है वो 144 साल बाद आया है। लेकिन ये महज 144 साल बाद वाले कुंभ की बात नहीं है। ये बात प्रयागराज के इस कुंभ में एक मंथन होने वाला है। ये मंथन, आप सोचिए, मंदराचल पर्वत जो है वो है आरएसएस, और उस मंद्याचल पर्वत को मथने वाला जो है वो है बीजेपी। और इस मंद्याचल पर्वत को सुर और असुरों के तौर पर बीजेपी और आरएसएस मिलकर मथने वाले हैं इस कुंभ को। और इस कुंभ के मथने से निकलने वाला है अमृत, और वो अमृत 2029 के एक तरीके से चुनाव परिणाम या 2029 की पीएम कैंडिडेट के लिए मथा जा रहा है। दरअसल आपको पता है ये कुंभ अपने आप में अद्भुत है, सबसे बेहतर है। इस कुंभ में देश विदेश और अंतर्राष्ट्रीय लोग आने वाले हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पूरी तैयारी इस कुंभ को लेकर कर रखी है। लेकिन इस कुंभ में साधु, सन्यासी, नागा और तमाम तरह के लोग तो आएंगे आएंगे, राजनीतिक, गैर गैर राजनीतिक, आम आदमी। और आप सोचिए कि तकरीबन 20 करोड़ से ज्यादा लोग इस कुंभ में आएंगे, स्नान करेंगे 1-2 दिन। और ये आकांक्षा है कि तकरीबन 40 करोड़ तक ये डेटा, यानी कि लोगों की संख्या बढ़ सकती है, और करोड़ों रुपए का आपको पता है कि जीडीपी को उससे फायदा होगा। बहरहाल पिछला कुंभ 1,35,000 करोड़ रुपए उस पूरे कुंभ में जनरेट हुआ था, जो अखिलेश यादव की सरकार में हुआ था। दरअसल अब मुद्दे पर आता हूं। इस कुंभ में एक खास बात है। इस कुंभ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत डुबकी लगाने जाएंगे। इस कुंभ में योगी हमेशा और ज्यादातर दिन प्रयागराज में रहेंगे।
कभी कभी वो लखनऊ जाएंगे। लखनऊ राजधानी है, लेकिन प्रयागराज जो है सत्य की राजधानी, या कहा जाए हिंदुत्व की राजधानी, योगी 1.5 महीने बनाकर रखने वाले हैं। और इस कुंभ में कल्पवास के दौरान, माघ कल्पवास होता है, इसके दौरान कहा जा रहा है कि न केवल योगी रहेंगे, बीजेपी की कार्यकारिणी होगी, बीजेपी के बड़े मंत्री होंगे, आरएसएस के बड़े लोग, वो लोग जो मंथन करेंगे। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी भी इस कुंभ में आ सकते हैं, और सभी साधु और सन्यासी समाज के सामने बीजेपी और आरएसएस उनका मन टटोलने की कोशिश करेगा, और उनसे समझने की कोशिश करेगा कि 29 के लिए किस मुद्दे पर बात की जाए, किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के तौर पर हम आगे करें। देश क्या जानता है, क्योंकि साधु सन्यासी भले गैर राजनीतिक लोग होते, लेकिन राजनीति उनसे बेहतर कोई समझता नहीं है, क्योंकि वो आम आदमी की नब्ज पकड़ते हैं, और आम आदमी चाहता क्या है, सुनना क्या चाहता है, देखना क्या चाहता है, समझना क्या चाहता है, या अपने ऊपर किस तरीके के प्रयासों को, सरकारी या गैर सरकारी प्रयासों को आम आदमी किस तरीके से लेता है। आम आदमी दिल्ली वाले की, आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूं। तो इस बीच कहा जा रहा है कि ये पूरी तैयारी होगी कि आरएसएस, साधु समाज, बीजेपी और तमाम हिंदूवादी लोगों से प्रयागराज में इस मंथन के रूप में निकाला जाए कि आखिर 29 में पीएम का चेहरा किसको रखा जाए। और ज्यादातर लोग जो अभी इस कुंभ की आगवानी कर रहे हैं या इस कुंभ में पहुंच चुके हैं, वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के तौर पर जो है योगी आदित्यनाथ को प्रमोट करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ के चेहरे और उस नारे पटोगे तो कटोगे के नारे को प्रमोट करने वाले, वो इस बात को लेकर बिल्कुल संजीदा है, इस बात को लेकर बिल्कुल तैयार है, या फिर कहा जाए इस बात को लेकर बिल्कुल एक तरीके से मजबूती के साथ खड़े हैं कि अगर योगी का नाम 29 में रखा जाता और 27 में योगी तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लेते हैं, तो 29 में योगी आदित्यनाथ का चेहरा सबसे आगे रखा जाएगा। योगी आदित्यनाथ के नाम पर इस देश में चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का कद लगातार बढ़ रहा है, और इतना बढ़ रहा है जिसमें कहीं ना कहीं बाकी लोग गौण छोटे नजर आ रहे हैं। दिल्ली में तो आपको पता है योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है राजनीतिक तौर पर, लेकिन देश के राजनीति में परिप्रेक्ष्य के तौर पर, देश के राजनीति के परिप्रेक्ष्य के तौर पर योगी आदित्यनाथ की एंट्री इस कुंभ में होने वाली है। और कहा जाए आरएसएस का ठप्पा और हिंदूवादी लोगों का ठप्पा, खास तौर से जो राष्ट्रवादी हैं उन लोगों का ठप्पा, यानी कि विजयी भव योगी आदित्यनाथ, आगे जाइए, हम आपके साथ हैं, इस कुंभ में आपको सुनाई देगा। और इस कुंभ में मंथन से ये कम से कम अमृत जो योगी आदित्यनाथ के हाथ लगने वाला है, विष भी निकलेगा, पर विष किसके हाथ लगेगा और विष किसके माथे सजेगा ये अलग विषय, लेकिन इतना क्लियर है कि योगी आदित्यनाथ इस कुंभ में एक बड़े चेहरे के तौर पर, एक राष्ट्रव्यापी चेहरे के तौर पर हिंदू हितैषी, और जो हिंदू हित की बात करेगा वो हिंदुओं पर राज करेगा, जो मुद्दा है, जो बात है ना, वो इस कुंभ में परिलक्षित होती दिखाई देगी आपको। ये प्रिडिक्शन है, लेकिन ये सच भी होगा। और इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारा सपोर्ट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर कल मिलेंगे, राष्ट्रहित में करेंगे किसी और मुद्दे पर चर्चा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।